Welcome to We Learn session 11 of Business Environment. In this session we will cover topics that are globalization meaning, definition of MNC, that is multinational corporation, characteristics of multinational corporations, benefits of MNCs, harmful effects of MNCs and MNCs in India. So first we'll understand what is globalization. Globalization is it's the process of international integration required due to increasing connectivity and interdependence of world's market and businesses. ग्लोबलाइजेशन होता है जहाँ पे पूरी एक वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन जाती है. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो दे आर इंटीग्रेटेड. इंटरनेशनली जो है वो इंटीग्रेशन होता है. इंटीग्रेशन इन द सेंस कि हर कंट्री जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होती हैं. दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं एंड जो कि उनको कनेक्ट करता है. राइट. सो इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लोज, माइग्रेशन, स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से इंटीग्रेट होती है सभी इकोनॉमीज़. मीन्स अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेगी, दैट इज़ दे आर इंटीग्रेटिंग विद ईच अदर. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक तरीका है जिसकी हेल्प से कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कैपिटल फ्लोज, माइग्रेशन, ये तरीके बताए हुए हैं जिसकी हेल्प से दीज आर द ग्लोबलाइजेशन एलिमेंट्स जिसे कह सकते हैं हम. नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक यूनिट्स. तो ग्लोबलाइजेशन ये वो प्रोसेस है जो कि सभी इकोनॉमिक यूनिट्स को, सभी कंट्री की इकोनॉमिक यूनिट्स को एक सिंगल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक यूनिट बना देता है. Now let's see what are the features of globalization. First is it erases the differences and boundaries between domestic and foreign markets. तो ये globalization की ही देन है कि अब जो है दो फॉरेन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं रहा. कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके ट्रेडिंग कर सकती है. तो ये ग्लोबलाइजेशन है जिसकी हेल्प से जो है ये डिफरेंसेस और ये बाउंड्रीज दो कंट्रीज़ के बीच में जो है वो इरेज हो चुकी है. एंड द मार्केटियर और द बिजनेसमैन दे कैन ऑपरेट देयर बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. किसी भी कंट्री में वो अपना बिजनेस कर सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एंड देयर इज़ अ क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही सभी कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं और उनके जो हेल्दी रिलेशनशिप्स जो है वो उनको प्रमोट करता है ग्लोबलाइजेशन. नाउ सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज, जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में. MNCs are defined as an enterprise that is headquartered in one country but has operations in more than one countries. Right? तो MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये वो कंपनीज, ये वो एंटरप्राइजेज होती हैं जिनका हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है बट ये अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर के अपने बिजनेस करती हैं. सो दोज कंपनीज और कॉरपोरेशंस आर नोन एज MNCs. लाइक वी कैन से कोका कोला, ये एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है. तो ये इनका हेडक्वार्टर जहाँ पे इनका प्रोडक्शन है या जहाँ की ये कंपनी है वहाँ इनका हेडक्वार्टर है और हर कंट्री में इनका ब्रांड चलता है. दिस इज़ व्हाट MNC. द ऑपरेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड द कंट्री इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड. तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के जो ऑपरेशंस हैं ये अपनी कंट्री के बाहर रहते हैं जहाँ पे भी अपने आप को रजिस्टर कराती है. So its headquarter located in one country and it carries on business activities in other countries. Now see what are the characteristics of an MNC. First important characteristic is large size.
जैसे कि अभी हमने बात की कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के हेडक्वार्टर एक कंट्री में होते हैं और इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में होती है। तो इनके जो एसेट्स हैं और सेल्स टर्नओवर है एमएनसीज की, दीज आर क्वाइट लार्ज. Sales turnover of some MNCs exceeds the gross national product of several developing countries. So the gross domestic product is what? It is the market value of final goods and services purchased by the government, households and other countries in the current year. तो लार्ज साइज कह सकते हैं हम क्योंकि इनके एसेट्स और इनकी जो सेल्स टर्नओवर है MNCs की वो बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई वी कॉल देम like they are large size firms. Second thing is international operations. ये भी एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये अपना जो बिजनेस है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स करती हैं. सो अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज़ मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड अदर फैसिलिटीज़ इन सेवरल कंट्रीज़. तो हर कंट्री में, किसी भी कंट्री में ये अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो अडॉप्ट करती हैं एंड अदर फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो देयर. सो इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेज एंड एफिलिएट्स इन होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री मीन्स जिस कंट्री में ये बिजनेस कर रही है, राइट. जैसे यूएसए की कंपनी, तो यूएसए जो है वो उसका होम कंट्री हुआ और अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो उसकी होस्ट कंट्री हुई. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. यस, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में जो कंट्रोल रहता है वो हेडक्वार्टर से ही होता है. सो इट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज फ्रॉम हेडक्वार्टर ओनली. सो द लोकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज दे ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशन, राइट. तो उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई है उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है वही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं जो कि होस्ट कॉर्पोरेशंस हैं. देन ऑलिगोपॉलिस्टिक पावर. यस, एमएनसीज दे इंजॉय ऑलिगोपॉलिस्टिक पावर. हाउ? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है ये ऑलिगोपॉलिस्टिक नेचर की होती हैं बिकॉज इनका साइज जो है वो काफ़ी जाइंट रहता है. ड्यू टू देयर जाइंट साइज एंड स्ट्रक्चर दे अडॉप्ट dominant position in the market. They occupy a dominant position in the market and also they take over other firms to acquire huge economic power, right. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि MNCs जो है वो oligopolistic power enjoy करती हैं. Next is sophisticated technology. Multinational corporations जो है these companies use advanced technology so as to provide world class or quality product and services across the borders. Because they are doing their business in other countries, तो ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाए. तो उसके हिसाब से ये जो प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. सो इट एम्प्लॉयज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग बट मार्केटिंग में भी ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. यस, इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट एंड मैनेज वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो यूज़ करनी होती हैं. MNCs के पास काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर्स होते हैं जो कि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं एंड दे हैव ह्यूज फंड्स एज वेल एज इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस. Then international market. On account of its vast resources and superior marketing skills, a multinational corporation has vast access to international markets. As we study earlier also कि इनके पास professionals होते हैं, trained managers होते हैं, advanced technology होती है. That means कि इनके पास इतने ज़्यादा vast resources होते हैं, superior skills होती हैं कि इनका international market में काफ़ी hold हो जाता है. So it is easily able to sell its product and services in different countries. So these are the characteristics of MNCs. Now talk about benefits of MNC. MNC से क्या फ़ायदे होते हैं एक कंट्री को. अब देखते हैं कि होस्ट कंट्री को क्या फ़ायदे होते हैं. फर्स्ट इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया की जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है. डेवलपिंग कंट्री को
हमेशा कैपिटल की जो है वो डिमांड रहती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. सो इट नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो ये जो कैपिटल इन्फ्यूज़ कौन करता है? MNCs. MNCs they bring needed capital for the development of these countries. तो ये MNCs जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इन कंट्रीज़ में करते हैं जो डेवलपिंग स्टेज पे होती हैं, क्योंकि इनको मार्केट मिल जाती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैपिटल मिल जाती है. सो दीज कॉर्पोरेशन मेक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देयर बाय स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसी वजह से जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है. लिबरलाइजेशन मतलब कि बाहर की कंट्रीज़ को ईजीली अपनी कंट्री में आने दिया जा सके, जो कि अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो कि एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी का एक बहुत ही अच्छा फीचर है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज व्हेन डेवलपिंग कंट्रीज आर टेक्नोलॉजी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और यू कैन से कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं ये टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड रहते हैं, बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज रहती है, तो जिसकी वजह से ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते. एज वेल एज दे लैक सफिशिएंट रिसोर्सेज टू कैरी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो उस केस ऐसे केसेस में जो मल्टीनेशनल्स हैं ये अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं. द फैक्टर्स सच एज एडवांस टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, इम्प्रूव्ड स्किल्स, कंसल्टेंसी हेल्प the developing countries to improve the quality of products and reduce the cost. तो ये टेक्नोलॉजिकली डेवलपिंग नेशंस को डेवलप करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट टू द होस्ट कंट्री. येस, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि मल्टीनेशनल्स जो हैं ये अपने प्लांट जो है वो डेवलपिंग नेशंस में सेटअप करते हैं, जिसके लिए इनको लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और दैट इज़ देयर इन डेवलपिंग नेशंस, और लार्ज स्केल पे ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं होस्ट कंट्रीज़ में. एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देयर बाय एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लेवल्स. और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं ये हाई पे स्केल जो है ये ऑफर करती हैं एंड गुड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टाफ. देन इट ऑल्सो हेल्प इन foreign exchange. That is, multinational companies they help large countries to increase their exports and reduce their dependence. That means imports के ऊपर इनकी dependence जो है वो reduce करती है. So these corporations enable host economies to improve the balance of payment position. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन दैट मीन्स कि अगर कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो है वो नेगेटिव शो करेगी. तो जैसे कि हमने अभी बात की यहाँ पर कि ये इंपोर्ट के ऊपर बेसिकली इंपोर्ट रिड्यूस करती है, तो ये एक होस्ट कंट्री को एक बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट इज मैनेजरियल रेवोल्यूशन. दैट मीन्स मल्टीनेशनल दे हेल्प टू professionalize management in large countries and they employ modern management techniques and trained managers. तो मैनेजरियल रेवोल्यूशन भी लेकर के आती है इन द सेंस कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को कि वो अपनी स्किल्स को वो इम्प्रूव कर सकें. नेक्स्ट इज हेल्दी कॉम्पिटिशन. सो हेयर मल्टीनेशनल्स दे इंक्रीज कॉम्पिटिशन, देयर बाय ब्रेक डोमेस्टिक मोनोपोलीज. MNCs के आ जाने से जो डोमेस्टिक मोनोपोली रहती है बिजनेसमैन की वो टूट जाती है, और एक हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट जो है वो आ जाता है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ MNCs इन अ डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स. MNCs they stimulate the growth of local enterprises. Yes, in order to support its other operations, multinational they may assist domestic suppliers as well as ancillary units. Next is standard of living. By providing superior products and services, MNCs जो है ये help करती है standard of living increase करने में. Last is world economy. Yes, MNCs जो है ये national economies को integrate करती हैं.
So they encourage international brotherhood and cultural exchanges through international business. Now see benefits to home country. This is the home country can obtain raw material and labor at comparatively lower cost. तो MNCs के केस में जो MNCs हैं उनको रॉ मटेरियल जो है इजीली मिल जाता है डेवलपिंग नेशन से, और लेबर फोर्स भी कंपैरेटिवली लो कॉस्ट पे अवेल हो जाती है. इट कैन एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स. तो इसके हेल्प से जो इनके फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको ये इजीली एक्सपोर्ट कर पाती हैं. इट कैन अर्न ह्यूज रेवेन्यू बाय वे ऑफ डिविडेंड्स. यस, MNCs जैसे कि बात की हमने कि इनका जो बिज़नेस है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड होता है, तो इसकी हेल्प से ये ह्यूज रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं. देन इज इट इंक्रीज डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट. यस, इट इंक्रीज द डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, गिव employment opportunities to its domestic people. It can acquire technical and managerial expertise of foreign nations. दूसरी कंट्री के टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी को भी यूज़ करके ये बेनिफिट्स लेती हैं MNCs. Now see the harmful effects of MNCs. First is it disregard of नेशनल गोल्स. देखिए MNCs जो है ये इन्वेस्ट उन्हीं सेक्टर्स में करते हैं जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, डिसरिगार्डिंग द गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ लार्ज कंट्रीज़. तो ये जो अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स होते हैं ये वहाँ पे बहुत ही कम काम करती हैं, और बैकवर्ड रीजन्स में भी काम नहीं करती हैं ये, ड्यू टू देयर capital intensive technology and profit mindedness. they create relatively few jobs. और ये chronic problems जैसे कि unemployment problem या poverty की जो problem है ये large scale पे solve नहीं करती. Second harmful effect of MNC is obsolete technology. Obsolete technologies, MNCs they often transfer outdated technology to their collaborators. जो ये होस्ट कंट्री में जाकर के अपने बिजनेस सेटअप करती हैं, अपना बिजनेस ऑपरेशंस करती हैं, वहाँ पर ये अपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है. इन मैनी केसेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड वाज अनसुटेबल, कॉजिंग वेस्ट ऑफ स्कैर्स कैपिटल. रेपिटेटिव imports of similar technology led to excessive royalty payments without adding to technical knowledge. तो होस्ट कंट्रीज़ में ये ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज़ भेजती हैं जिसकी वजह से वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं. तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट है MNC का एंटर करने का. नेक्स्ट इज एक्सेसिव रेमिटेंस. MNCs जो क्या करती हैं ये दे स्क्वीज आउट मैक्सिमम पेमेंट from their subsidiaries and collaborators in the form of royalty, technical fee, dividend, and by increasing their profits, MNCs put severe pressures on foreign exchange reserves and balance of payment of host country. तो होस्ट कंट्री में जहाँ पे बिजनेस कर रही होती है वहाँ पे ये अपनी टेक्निकल फ़ी, डिविडेंड, रॉयल्टी ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई रखती हैं, राइट. तो एक्सेसिव रेमिटेंस करती है वहाँ से अपनी कंट्री में. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मोनोपोली. यस, MNCs जो है ये इससे मोनोपोलिस्ट की कंडीशंस अराइज हो जाती हैं क्योंकि MNC जो है ये एक जाइंट साइज़ की होती हैं. MNCs join hands with big business houses and it give rise to monopoly and concentration of economic power in large countries, right. तो ये इनके हाथ में इकोनॉमिक पावर आ जाती है. तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है व्हेन एनी MNC एंटर इनटू अ डेवलपिंग नेशन. नाउ सी MNCs इन इंडिया. MNCs जो है वो इंडिया में अट्रैक्ट क्यों होती हैं, इसके देयर आर सर्टेन रीजंस. वन इज़ कि इनको एक मार्केट पोटेंशियल जो है वो मिलता है इंडिया में. दैट मीन्स कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो इन्हें एक मार्केट मिलती है, इंडियन मार्केट मिलती है जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. तभी ये
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में आकर के। प्लस यहाँ पर जो लेबर फोर्स है वो भी इनको कंपैरेटिवली काफ़ी लो कॉस्ट पे मिल जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है और इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है ये बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, देन यू कैन से कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस नहीं होते, राइट। तो ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो हैं दे आर मोर और लेस स्टेबल रादर देन देयर कंट्रीज, देयर होम कंट्रीज। तो इस वजह से जो MNCs हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो इंडिया में चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस जो है यहाँ पर वो स्प्रेड करें, right? So these are certain reasons due to which MNCs they are attracting to India and they want to set up their business operations in India. So this is the end of the session. At the end there is one exercise. Explain the concept of globalization, and second is discuss in detail about MNC. So thank you.